श्रुतिपीडिया में सभी का स्वागत है। ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री श्रृंखला का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आंग्ल मैसूर युद्धों यानी एंग्लो मैसूर वॉर्स पर काफी गहराई से बात की थी। देखा था कैसे हैदर अली और फिर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आज के विषय को और अच्छे से समझने के लिए उसे जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आज हम एक और बहुत बड़ी भारतीय शक्ति और अंग्रेजों के बीच हुए संघर्षों पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है आंग्ल मराठा युद्ध यानी एंग्लो मराठा वॉर्स। ये युद्ध यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, एसएससी, रेलवे मतलब लगभग सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से सवाल बनते ही बनते हैं, खासकर जो संधियां हुई मतलब ट्रीटीज और उनके क्या नतीजे निकले उन पर। ये युद्ध सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाएं नहीं है, इन्होंने भारत के भविष्य की दिशा तय कर दी थी। हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 18वीं सदी की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली भारतीय शक्ति मराठा साम्राज्य कैसे अंदरूनी कला और बाहरी कूटनीति का शिकार होकर बिखर गया और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया, अपनी पकड़ मजबूत की। ये कहानी है शक्ति की, महत्वाकांक्षा की, धोखे की और भारत के बदलते हुए भाग्य की। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। बिल्कुल। देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ, मराठा शक्ति वो अपने चरम पर पहुंच रही थी। एक वक्त था जब दिल्ली के बादशाह तक उनके असर में थे। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो सीधे उनके कंट्रोल में था या उन्हें चौथ और सरदेश मुखी जैसे टैक्स देता था। वो उस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर दो घटनाओं ने तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। पहली 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, अहमद शाह अब्दाली के हाथों बहुत बुरी हार हुई। इससे मराठों की जो अजेय होने की छवि थी वो टूटी और उनकी मिलिट्री ताकत को भारी नुकसान पहुंचा। और दूसरी घटना थी 1772 में। युवा और बहुत ही काबिल पेशवा थे माधवराव प्रथम, उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वो एक तरह से मराठा संघ को जोड़ने वाली कड़ी थे। उनके जाने के बाद मतलब पेशवा का जो सेंट्रल कंट्रोल था वो कमजोर पड़ गया। अच्छा। और यहीं से फिर मराठा सरदारों की आपसी खींचतान और बढ़ गई होगी, है ना। ये मराठा संघ मतलब मराठा कॉन्फेडरेसी, इसका स्ट्रक्चर कैसा था जिसने इसे इतना शक्तिशाली भी बनाया और शायद बाद में कमजोर भी। सही कहा। देखिए पेशवा का पद शुरू में तो राजा के प्रधानमंत्री जैसा था, लेकिन बालाजी विश्वनाथ और खासकर उनके बेटे बाजीराव प्रथम, उनके समय में ये पद बहुत शक्तिशाली हो गया, लगभग वंशानुगत सा। बाजीराव प्रथम ने ही मराठा संघ की नींव रखी थी एक तरह से। इसमें क्या था कि अलग अलग शक्तिशाली मराठा सरदारों को अपने अपने इलाके दे दिए गए थे, जैसे बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, और इन सब के ऊपर पूना में पेशवा। अब जब तक कोई मजबूत पेशवा रहा या कोई बड़ा भारी खतरा दिखा, जैसे पहले युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ, तब तो ये एकजुट हो जाते थे। लेकिन अक्सर इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, इनके आपसी झगड़े थे, ये एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते रहते थे। ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर की राइवलरी तो बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। और अंग्रेजों ने इसी कमजोरी को पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि भाई इनके घर में ही एकता नहीं है, उत्तराधिकार के लिए झगड़े होते रहते हैं। बस यहीं उन्हें मौका मिल गया मराठा राजनीति में घुसपैठ करने का। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया था, वो यहाँ भी अपनी हुकूमत चाहते थे। तो इसी बैकग्राउंड में पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 टू 82 शुरू हुआ और इसकी चिंगारी भी तो एक पारिवारिक झगड़े से निकली थी। बिल्कुल। पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु हुई तो उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन उनके चाचा थे रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते हैं। वो खुद पेशवा बनना चाहते थे, तो उन्होंने षड्यंत्र किया और नारायण राव की हत्या करवा दी और खुद पेशवा बन बैठे। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। हाँ बिल्कुल। नारायण राव की मृत्यु के कुछ समय बाद उनकी पत्नी गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया, सवाई माधवराव। अब कायदे से तो वही असली वारिस थे। यहीं पर एंट्री होती है नाना फडणवीस की। उस समय के बहुत ही चतुर मराठा नेता माने जाते हैं वो। उन्होंने 12 मराठा सरदारों की एक काउंसिल बनाई जिसे 12 भाई परिषद या काउंसिल ऑफ 12 कहा गया। और इस काउंसिल ने
शिशु सवाई माधवराव को पेशवा घोषित कर दिया, रघुनाथ राव को हटा दिया। अच्छा। अब सत्ता हाथ से जाती देखी तो रघुनाथ राव बौखला गए और उन्होंने वही किया जो अक्सर होता है, बाहरी मदद मांगी। वो भागकर बंबई गए अंग्रेजों के पास और मार्च 1775 में उनके साथ कर ली सूरत की संधि यानी ट्रीटी ऑफ सूरत। इस संधि में उन्होंने वादा किया कि अगर अंग्रेज उन्हें पेशवा बनने में मदद करेंगे तो वो उन्हें सॉल्सेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण इलाके देंगे और सूरत भरूच से रेवेन्यू का हिस्सा भी देंगे। बदले में 2500 सैनिक मांगे थे। पर यहाँ एक मजेदार बात ये हुई कि अंग्रेज खुद ही बटे हुए थे इस पे। बंबई वालों ने तो संधि कर ली। हाँ, लेकिन कलकत्ता में जो ब्रिटिश काउंसिल थी, वॉरेन हेस्टिंग्स जिसके गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस सूरत संधि को रद्द कर दिया। उन्हें लगा ये बॉम्बे वालों ने जल्दबाजी में बिना अधिकार के कदम उठाया है। उन्होंने कर्नल अपटन को पूना भेजा और उसने 1776 में बाराभाई परिषद के साथ एक नई संधि की, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। इसमें तय हुआ कि अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे, उन्हें पेंशन दी जाएगी और अंग्रेजों को सिर्फ सॉल्सेट मिलेगा, बेसिन नहीं। लेकिन बंबई सरकार मानी नहीं। हाँ, वो आनाकानी करते रहे, रघुनाथ राव को पनाह भी देते रहे। ये अंग्रेजों की अपनी अंदरूनी खींचतान भी दिखाता है। तो फिर युद्ध आखिर छिड़ा कैसे, जब कलकत्ता काउंसिल संधि कर चुकी थी? मामला तब बिगड़ा जब 1777 में नाना फड़नवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर एक पोर्ट, एक बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। अब ये पुरंदर की संधि का उल्लंघन था, क्योंकि उसमें था कि मराठे किसी और यूरोपियन ताकत से संबंध नहीं रखेंगे। अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई, खासकर इसलिए क्योंकि उस समय अमेरिका में उनका फ्रांस से युद्ध चल रहा था। उन्हें डर लगा कि कहीं मराठे और फ्रांसीसी मिलकर उनके लिए खतरा ना बन जाए। बस यही बहाना मिल गया उन्हें और उन्होंने पूना पर चढ़ाई करने का फैसला किया। और इस बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी वडगांव में। बिल्कुल। इस युद्ध में मराठा सेना को लीड कर रहे थे महादजी सिंधिया जैसे काबिल जनरल। उन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजी सेना को पश्चिमी घाट के मुश्किल रास्तों में फंसा लिया, तालेगांव के पास। फिर उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसे स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहते हैं। मतलब आसपास के सारे खेत जला दिए, कुओं में जहर मिला दिया, ताकि दुश्मन को रसद, सप्लाईज ना मिले। अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कट गई, उनकी हालत खराब हो गई होगी बहुत ज्यादा। नतीजा ये हुआ कि जनवरी 1779 में वडगांव में अंग्रेजी सेना को सरेंडर करना पड़ा। उन्हें वडगांव की संधि पर साइन करने पड़े, जो बहुत अपमानजनक थी। उसमें उन्हें 1775 के बाद जीते सारे इलाके मराठों को लौटाने थे। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ी हार थी, एक बड़ी बेइज्जती। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये संधि नहीं मानी। नहीं, उन्होंने वडगांव संधि को खारिज कर दिया और नई सेनाएं भेजी। कर्नल गुडार्ड ने गुजरात में अहमदाबाद फरवरी 1779 और बेसिन दिसंबर 1780 पर कब्जा कर लिया। उधर कैप्टन पोपम ने ग्वालियर का किला जीत लिया अगस्त 1780 में। फरवरी 1781 में सिपरी में महादजी सिंधिया को भी एक झटका लगा, उनकी हार हुई। युद्ध लंबा खिंचता गया। तो ये पहला युद्ध खत्म कैसे हुआ फिर? देखिए, दोनों ही पक्ष लड़ते लड़ते थक गए थे। तब महादजी सिंधिया ने ही बीच बचाव किया। उन्होंने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक नई संधि का प्रस्ताव रखा। मई 1782 में सालबाई की संधि, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। अच्छा, सालबाई की संधि। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? इसके तहत अंग्रेजों को सालसट का द्वीप मिल गया। ये बॉम्बे के पास था, तो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट था। पुरंदर संधि 1776 के बाद अंग्रेजों ने जो इलाके जीते थे, बेसिन वगैरह, वो मराठों को वापस मिल गए। गुजरात में गायकवाड़ की स्थिति पहले जैसी बनी रही। अंग्रेजों ने वादा किया कि वो अब रघुनाथ राव का समर्थन नहीं करेंगे, पेशवा उन्हें पेंशन देंगे, और पेशवा ने वादा किया कि वो किसी और यूरोपियन शक्ति, खासकर फ्रांसीसियों का समर्थन नहीं करेंगे। महादजी सिंधिया इस संधि के गारंटर बने। इस संधि से हुआ ये कि अगले लगभग 20 साल तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। लेकिन देखा जाए तो अंग्रेज फायदे में रहे। उन्हें सालसेट जैसा महत्वपूर्ण ठिकाना मिल गया। हाँ, और मराठा राजनीति में उनकी दखलंदाजी का रास्ता भी खुल गया था। 20 साल की शांति। लेकिन ये शायद तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1835 तो पहले से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। इसकी वजहें क्या थीं? क्या फिर से मराठा सरदारों की आपसी लड़ाई? दुर्भाग्य से हाँ, बिल्कुल वही हुआ। 1795 में युवा पेशवा सवाई माधवराव की मौत हो गई। कुछ कहते हैं संदिग्ध हालात में, कुछ कहते हैं आत्महत्या थी।
उनके बाद पेशवा बने रघुनाथराव के बेटे बाजीराव द्वितीय, और वो मतलब बहुत ही अयोग्य, डरपोक और साजिशें करने वाले शासक साबित हुए। ऊपर से 1800 में नाना फडणवीस की भी मौत हो गई। वो अपनी समझदारी से जैसे तैसे मराठा सरदारों को जोड़े रखते थे। उनके जाने के बाद बिखराव और तेज हो गया। और बाजीराव द्वितीय ने तो हालात और बिगाड़ दिए। हाँ, उन्होंने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इंदौर के शासक थे जसवंतराव होलकर। बाजीराव द्वितीय ने 1801 में जसवंतराव के भाई विट्ठू जी की पूना में बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। अब इससे होलकर भड़क गए। उन्होंने पूना पर हमला कर दिया। अक्टूबर 1802 में हड़पसर की लड़ाई हुई पूना के पास। इसमें जसवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया, जो महादजी के बाद सिंधिया बने थे, की मिलीजुली सेना को बुरी तरह हरा दिया और पूना पर कब्जा करके विनायक राव नाम के एक व्यक्ति को पेशवा बना दिया। और बाजीराव द्वितीय का क्या हुआ? वो डरपोक थे, आपने कहा। वो तो अपनी जान बचाकर पूना से भागे और सीधे पहुंचे अंग्रेजों की शरण में, बेसिन। और वहीं 31 दिसंबर 1802 को उन्होंने अंग्रेजों के साथ वो संधि की जिसने मराठा इतिहास की दिशा ही बदल दी, बेसिन की संधि, यानी ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये बेसिन की संधि, इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्या था इसमें ऐसा जिसने सब बदल दिया? देखिए, बेसिन की संधि असल में लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रणाली थी, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, उसी का एक हिस्सा थी। इसके तहत पेशवा ने जो शर्तें मानी वो मराठा आज़ादी के लिए बहुत घातक थीं। आप सोचिए पेशवा ने क्या क्या मान लिया। पहला, अपने राज्य में अपने खर्चे पर अंग्रेजों की एक सेना रखना स्वीकार किया, नेटिव इन्फेंट्री और तोपखाने के साथ। दूसरा, इस सेना के रखरखाव के लिए 26 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले इलाके कंपनी को सौंप दिए। सूरत शहर भी दे दिया। तीसरा, हैदराबाद के निजाम के इलाकों से चौथ वसूलने का जो उनका अधिकार था वो छोड़ दिया। चौथा, ये वादा किया कि वो किसी भी यूरोपियन को, खासकर जो अंग्रेजों के दुश्मन हो जैसे फ्रांसीसी, उन्हें अपनी नौकरी में नहीं रखेंगे। और शायद सबसे अपमानजनक शर्त, अपने सारे विदेशी मामले, मतलब दूसरे राज्यों से संधि करनी है या युद्ध करना है, इसका फैसला अब अंग्रेज करेंगे। पेशवा ने ये अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। अरे बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि पेशवा अब बस नाम के शासक रह गए। अंग्रेजों पर निर्भर, अपनी विदेश नीति पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। ये तो एक तरह से गुलामी का दस्तावेज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल यही था। इस संधि ने पेशवा को प्रभावी रूप से अंग्रेजों का जागीरदार, मतलब वैसल बना दिया। जब ये खबर दूसरे मराठा सरदारों तक पहुंची, खासकर सिंधिया और भोंसले तक, तो वो आग बबूला हो गए। उन्होंने इसे मराठा इज्जत और आज़ादी पर हमला माना। उन्होंने कोशिश की एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करने की, लेकिन अब शायद देर हो चुकी थी। क्यों? वो मिलकर भी अंग्रेजों को नहीं रोक पाए? दिक्कत ये थी कि एक तो उनकी एकता पूरी नहीं थी। जसवंतराव होलकर शुरू में इस लड़ाई से अलग रहे। दूसरी तरफ अंग्रेज अब ज्यादा संगठित थे, उनकी ट्रेनिंग बेहतर थी, हथियार बेहतर थे। उनके पास आर्थर विलेज़ली जैसे काबिल सेनापति थे, वही विलेज़ली जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने और नेपोलियन को हराया था। अंग्रेजों ने सिंधिया को असाए और आरगांव की लड़ाइयों में हराया, भोंसले को भी हराया। इन हारे हुए सरदारों को भी फिर अलग अलग सहायक संधियां करनी पड़ी, जैसे देवगांव की संधि भोंसले के साथ, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ। बाद में जब 1804 में होलकर ने लड़ने की कोशिश की, भारतीय शासकों का एक गठबंधन बनाने की कोशिश की, तो वो भी नाकाम रहे और अंततः उन्हें भी संधि करनी पड़ी। तो दूसरे युद्ध का नतीजा साफ था, मराठा शक्ति की कमर टूट गई और अंग्रेज अब मध्य भारत में भी सबसे बड़ी ताकत बन गए। हाँ, बेसिन की संधि और उसके बाद के युद्धों ने अंग्रेजों को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। अब सोचिए, उनकी सेनाएं मैसूर में थीं, हैदराबाद में थीं, लखनऊ में थीं और अब मराठों के केंद्र पूना में भी तैनात हो गईं। वो भारत में कहीं भी तेजी से पहुंच सकते थे। मराठा राज्य अब स्वतंत्र नहीं रहे थे, वो ब्रिटिश निगरानी में आ गए। ये भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद तो मराठों के पास शायद ही कोई वापसी का रास्ता बचा हो। तीसरा और आखिरी आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18, ये तो बस एक औपचारिकता जैसा रहा होगा। हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। इस आखिरी लड़ाई के पीछे थे उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स,
ये वॉरेन हेस्टिंग्स से अलग है, ध्यान रखिएगा। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता यानी ब्रिटिश पैरामाउंसी स्थापित करना, मतलब ये तय कर देना कि अंग्रेजी सबसे ऊपर है, बाकी सब उनके नीचे। साथ ही एक और बात थी, 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार तो जारी रखा, लेकिन भारत में बाकी व्यापार पर उनकी मोनोपोली खत्म कर दी थी। तो कंपनी को अब भारत में अपना कंट्रोल और मजबूत करने की जरूरत थी, नए बाजारों की जरूरत थी। और इस बार अंग्रेजों को बहाना मिला पिंडारियों का। ये पिंडारी कौन थे, इनका क्या रोल था? पिंडारी जो थे वो असल में अनियमित सैनिक थे, आप कह सकते हैं भाड़े के लड़ाके। पहले ये मराठा सेनाओं के साथ अभियानों में जाते थे और लूटपाट में हिस्सा लेते थे। जब मराठा सेनाएं कमजोर हुईं तो ये पिंडारी एक तरह से बेरोजगार हो गए और मध्य भारत में लूटपाट करने लगे। इनमें हिंदू मुसलमान दोनों तरह के लोग थे। ये कभी कभी कंपनी के इलाकों में भी घुसकर लूटपाट करते थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इन्हीं पिंडारियों के दमन के नाम पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन उनका असली निशाना पिंडारी कम बची खुची मराठा शक्ति ज्यादा थी। उन्होंने मराठा सरदारों पर आरोप लगाया कि वो पिंडारियों को शरण देते हैं। तो मराठा सरदार क्या इस चाल को समझ नहीं रहे थे, या उनके पास कोई चारा नहीं था? वो समझ तो रहे थे और अंदर ही अंदर गुस्सा भी था। जो सहायक संधियां उन पर थोपी गई थीं, उससे वो अपमानित महसूस कर रहे थे, खासकर पेशवा बाजीराव द्वितीय। पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा था, वो उनकी हर बात में दखल देता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की इन कार्रवाइयों ने, विडंबना देखिए, एक आखिरी बार मराठा सरदारों को एकजुट होने के लिए उकसाया। 1817 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। उन्होंने पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी, उस पर हमला कर दिया। नागपुर के अप्पा साहेब भोंसले और इंदौर के मल्हार राव होलकर द्वितीय, वो भी इस आखिरी कोशिश में शामिल हो गए। लेकिन नतीजा वही रहा, हार। हाँ, नतीजा वही रहा। मराठा राज्य अब अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके थे। उनका प्रशासन चरमराया हुआ था, सेना पुरानी पड़ चुकी थी, नेताओं में न वो एकता थी न दूरदर्शिता। अंग्रेजों ने उन्हें बड़ी आसानी से अलग अलग लड़ाइयों में हरा दिया। पेशवा खिरकी में हारे, भोंसले सीताबल्डी में और होलकर महीदपुर में। निर्णायक हार हुई। इसके बाद अंग्रेजों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पेशवा के साथ जून 1817 में पूना की संधि हुई, जिसने पेशवा के अधिकार लगभग खत्म कर दिए। सिंधिया के साथ नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि हुई, जिसमें उन्हें पिंडारियों के खिलाफ अभियान में अंग्रेजों का साथ देने पर मजबूर किया गया। और होलकर के साथ जनवरी 1818 में मंदसौर की संधि हुई, उन्हें भी ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। और पेशवा बाजीराव द्वितीय का क्या अंत हुआ? उन्हें तो गद्दी से हटा दिया गया होगा। बिल्कुल। जून 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने आखिर में सरेंडर कर दिया। इस बार अंग्रेजों ने कोई नरमी नहीं दिखाई। मराठा संघ यानी मराठा कन्फेडरेसी को आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया गया। और सबसे बड़ा कदम, पेशवा का पद, पेशवाशिप, उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यहीं पर मराठा इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय खत्म हो गया। बाजीराव द्वितीय का क्या हुआ? उन्हें कहाँ भेजा गया? उन्हें पूना से बहुत दूर उत्तर भारत में कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। वहां उन्हें पेंशन दी गई और वहीं उन्होंने अपना बाकी जीवन बिताया। अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा की एक छोटी सी रियासत का राजा जरूर बनाया, जो पेशवा के इलाकों से ही बनी थी, लेकिन वो भी पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। तो इन तीनों युद्धों का कुल मिलाकर भारत पर क्या असर पड़ा? बहुत गहरा असर हुआ होगा। बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला असर। सबसे पहला और सीधा असर तो यही था, मराठा शक्ति का पूरी तरह से अंत। वो ताकत जिसने कभी मुगलों को चुनौती दी थी और जो शायद अंग्रेजों को रोक सकती थी, वो अब इतिहास बन चुकी थी। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी ताकत बन गई, सुप्रीम पावर। लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप या तो सीधे उनके राज में था या उनके अधीन जो शासक थे उनके कंट्रोल में था। मराठों के बड़े और महत्वपूर्ण इलाके जैसे पूना और आसपास का क्षेत्र, खानदेश, नागपुर का हिस्सा, ये सब सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। तीसरा, मंदसौर की संधि 1818 ने एक तरह से युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त किया और मराठा प्रतिरोध का अंत कर दिया।
पेशवा पद का खत्म होना सिर्फ एक पद का अंत नहीं था, ये मराठा गौरव, मराठा स्वतंत्रता के अंत का प्रतीक था। ये सोचना भी कितना दुखद लगता है कि जो मराठा शक्ति एक समय पूरे भारत पर छा जाने का सपना देख रही थी, वो आपसी फूट, अंदरूनी झगड़ों और अदूरदर्शिता के कारण कैसे बिखर गई। अगर पानीपत की हार के बाद या फिर पेशवा माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठा सरदार अपने आपसी झगड़े भुलाकर एकजुट रहते, तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। बिल्कुल, ये युद्ध हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक घर के अंदर की फूट होती है। अंग्रेज सिर्फ अपनी मिलिट्री ताकत से नहीं जीते, उन्होंने मराठों की आपसी लड़ाई, उनकी कमजोरियों का, उनकी अंदरूनी राजनीति का भरपूर फायदा उठाया। उनकी कूटनीति, उनके षड्यंत्र और सही समय पर सैन्य कार्रवाई, यही उनकी सफलता का राज था। तो जैसा कि हमने देखा, ये आंग्ल मराठा युद्ध हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत जरूरी है ही, लेकिन मुझे लगता है हर भारतीय को ये जानना चाहिए कि कैसे सत्ता का संतुलन बदला, कैसे बाहरी ताकतों ने यहां अपनी जड़ें जमाई। चलिए परीक्षा के नजरिए से एक बार जल्दी से तीनों युद्धों के मुख्य पॉइंट्स दोहरा लेते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। पहला युद्ध 1775-82। वजह रघुनाथ राव का लालच और सूरत की संधि। मुख्य घटना वडगांव में अंग्रेजों की हार। अंत हुआ सालबाई की संधि 1782 से। नतीजा अंग्रेजों को सालसेट मिला, 20 साल शांति रही। मुख्य मराठा नेता महाजी सिंधिया। बिल्कुल। दूसरा युद्ध 1803-5। वजह बाजीराव द्वितीय की गलतियां और सबसे महत्वपूर्ण बेसिन की संधि 1802। ये क्या थी? ये एक सब्सिडियरी अलायंस थी, सहायक संधि। हाँ, नतीजा पेशवा अंग्रेजों के अधीन हो गए। सिंधिया, भोंसले, होलकर सब हारे। अंग्रेजों का दबदबा बहुत बढ़ गया। और तीसरा युद्ध 1817-18। वजह लॉर्ड हेस्टिंग्स की विस्तारवादी नीति, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी स्थापित करने की इच्छा और पिंडारियों का बहाना। जी। नतीजा मराठों की अंतिम और निर्णायक हार। मराठा संघ भंग कर दिया गया और सबसे बड़ी बात, पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई। बिल्कुल सही, यही निचोड़ है। उम्मीद है इस चर्चा से आप सभी को आंग्ल मराठा युद्धों की पूरी कहानी, उनके कारण और उनके नतीजे समझने में मदद मिली होगी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी था या नहीं। क्या आप इसमें कोई और सुधार चाहते हैं या कोई और जानकारी जोड़ना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। हमारी आधुनिक भारत की ये श्रृंखला जारी रहेगी। अगले वीडियो में हम एक और शक्तिशाली भारतीय राज्य के पतन की कहानी देखेंगे, पंजाब का सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के साथ उनके युद्ध, यानी एंग्लो सिख वॉर्स। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस श्रृंखला से लाभ उठा रहे हैं। आज हमने देखा कि कैसे भारत की एक प्रमुख शक्ति जो शायद अंग्रेजों को रोक सकती थी, वो अंदरूनी कला का शिकार हो गई। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या एकता में ही शक्ति का जो सिद्धांत है वो आज भी उतना ही सच है? क्या राष्ट्र के सामने व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों को रखना, क्या यह हमेशा विनाशकारी साबित होता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। श्रुतिपीडिया से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।